आरव गाड़ी से नीचे उतरा और उसने घड़ी पर नज़र डाली। उस वक्त रात के ठीक 9 बजे थे। फिर उसने गाड़ी का बोनट खोला और गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, पर लगभग 20 से 25 बार कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट न हो सकी। आरव ने मोबाइल चेक किया पर उसमें नेटवर्क नहीं था। फिर उसने गाड़ी के पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी। लगता है आज की रात किसी होटल या गेस्ट हाउस में गुजारनी पड़ेगी। फिर दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और रात गुजारने का जुगाड़ ढूंढने लगे। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए के रोने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ें काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे पर ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। तभी आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। तेज बारिश के आसार नज़र आने लगे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस हवेली के पास पहुँचे, पर हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया। इसलिए वो दोनों गेट खोलकर हवेली के दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाजे के पास डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उसे आरव ने 2-3 बार खींचा, पर अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उसी वक्त दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोल के अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। आरव बोला, सर हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, फ़ोन आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए थे। फिर उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो कि पूरी खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। पर सब तस्वीरों में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीरों में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से मिंटू को फ़ोन करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी और वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फ़ोन लाइन हमेशा गड़बड़ रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहें तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक सकते हैं। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल करने लगे, पर सब बेकार रहा। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे।
उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी कर कर उन्हें बस दरवाज़ा खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की तो उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की चीख निकल गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे के सांसों की आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थीं और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पे बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे।